ये सब के संबंध में कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, इन संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित कोई एक समाज है, मान लो दलित समाज, आपस में संगठित हैं। जब संगठित हो गए, उनके खिलाफ कोई कानून बना है तो सब उठ के खड़ा होकर सरकार से स्किल डेवलपमेंट में एक सवाल हम बहुत डिस्कस करते हैं आप लोगों से कि अर्न व्हाइल यू लर्न जो स्कीम किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट में सहयोग करेगा। क्वेश्चन पेपर में, भाई क्वेश्चन पेपर तो मार्केट से ले लिए होगे या प्रिंट आउट लिए होगे, तो यहाँ पे सिलेबस, एक तो सब्जेक्ट लिखो कौन सा सब्जेक्ट है और साथ में सिलेबस के किस पार्ट से पूछा गया है, मैपिंग करना है। चलिए गुड इवनिंग बोले या गुड नाइट बोले काफ़ी देर हो चुका है, लेकिन चलिए हाँ, और इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। सीरियसली आपको बता दूँ, आप पता नहीं, आपको उतना अंदाज़ा नहीं होगा, मैं तो काफ़ी बच्चों से मिलता हूँ, मुझे है अंदाज़ा इस बात का। लेस देन 0.2% बच्चे पेपर देखते हैं, ऐसे 10% बच्चे, और उसको पढ़ते हैं 1% बच्चे, उसको एनालाइज करना, उसको सिलेबस के साथ मैपिंग करना, उसका डिस्कशन देखना, दिमाग लगाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना 0.1% बच्चा। तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप सीरियसली मैं रात का टाइम है, इसको पुश करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। चलिए अब हम लोग सोशल जस्टिस, मात्र 3 सवाल है, जल्दी करेंगे, है ना। इसमें सोशल जस्टिस में जो सिलेबस है, 3 टॉपिक है जीएस पेपर 2 से। उसमें एक तो केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। अति संवेदनशील वर्ग कौन कौन से वर्ग होते हैं? महिला, बच्चे, वृद्ध, एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर, LGBTQIA+ कम्युनिटी और दिव्यांगजन। वेरी गुड। तो ये सब के संबंध में कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, इन संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि मतलब कानून, संस्था और निकाय। इस बार निकाय से सवाल पूछ दिया है ना, लेकिन निकाय से डायरेक्ट मतलब सिर्फ निकाय नहीं है, उसमें और भी पार्ट हैं इसका। यहाँ पे फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, मतलब हेल्थ है, एजुकेशन है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से संबंधित विषय। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट सब इसमें आता है। लास्ट क्या है? गरीबी और भूख से संबंधित विषय। आपको जो सुनील से डिस्कशन लिए होंगे तो उसमें एक सिविल सेवा वाला क्वेश्चन आया था, तो बहुत सारे लोग सरप्राइज थे कि अरे इसमें कैसे आ गया। वो जीएस पेपर 2 में भी पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, पूछा 1 में। उसी प्रकार से आज जो आप 3 सवाल में 2 सवाल तो सोशल जस्टिस का है, 1 सवाल सोसाइटी से, देखेंगे कैसे। Congratulations on clearing UPSC 2024. Watching you succeed is really inspiring. Thanks. I have been in your shoes. I know how overwhelming the start feels. Exactly. There's so much to cover, I don't even know where to begin. I felt the same. That's why I joined the GS Foundation course by Vision Eyes, which offers structured classes, expert faculty, and regular revision. It gave me clarity and momentum. And you stayed consistent with it? Yes, I followed the complete roadmap offered by the course. If you're aiming for 2026, start with this course. It offers you holistic coverage with every stage of the exam covered seamlessly. This is where your journey will truly begin. Got it. I will definitely explore the course. Where can I find the details? Just visit their website or call on the given numbers.
जैसे पहले मैपिंग कर लें। पहला क्वेश्चन क्या है? महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है, समझाइए। टॉपिक का नाम क्या है? महिलाओं की सामाजिक पूंजी, मतलब महिला सशक्तिकरण। अब देखिए सोशल जस्टिस में है, क्या सिलेबस में कहीं से आपको ये मिल रहा है क्या? बोलिएगा सर महिला संवेदनशील वर्ग में आती है, वनरेबल सेक्शन में, तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, तभी इसमें पूछा है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से सोसाइटी में है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, यहां से वो डायरेक्ट सवाल है। अगर ये पेपर 1 में पूछता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरीके से करते हैं, उसके लिए तैयार रहना है। प्रोटेस्ट नहीं करना है कि पेपर 1 का सवाल हम नहीं लिखेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल क्या है? संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक मुख्य कारण है, गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब किससे संबंधित है ये? गरीबी। क्या ये जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में पूछ सकता था क्या? बताइए। गरीबी और विकासात्मक विषय, और ये गरीबी सोशल जस्टिस में है क्या? दोनों से रिलेटेड, इसीलिए सोसाइटी ऑब्वियसली नाम से ही है, सोसाइटी सोशल जस्टिस आपस में बहुत कनेक्टेड है। उसके बाद लास्ट सवाल देखें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जांच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए। अब किसके संबंध में है? जो बच्चे हैं वो डिजिटल युग में डिजिटल इकोसिस्टम से एक्सपोज हो रहे हैं, जिस कारण से बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या कर सकता है इसमें? तो बच्चे कौन है? वनरेबल सेक्शन। बच्चे क्या हैं? संवेदनशील वर्ग। और उसमें किससे पूछा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग निकाय से पूछा है। तो इस प्रकार से जब भी मैंने लास्ट क्लास में, मतलब इसमें नहीं, जो वर्कशॉप हुआ था, आप लोग देख रही थी कोई वर्कशॉप? इसने दयावीर ने देखा था। तो मैंने कहा था कि जीएस पेपर 2 का आपको सिलेबस के साथ मैपिंग करना है और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तैयार करना है। तो दयावीर ने किया, और किसी ने किया क्या पता नहीं होगा शायद आप लोगों को। तो उसमें मैंने कहा था जो वर्कशॉप हुआ है वो आप लोगों को भी वीडियो है शायद, फाउंडेशन को है क्या आपको? अच्छा अच्छा, सीधा पोर्टल पे, ओके ओके, ठीक है। तो उसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे काम हम लोग कराए थे, जीएस पेपर 2 का भी कराए थे, जम के काम में जाके देखिएगा उसमें। तो अब आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैं आपको बता दूं कि क्लास में सामाजिक पूंजी पढ़ाई जाती है, लेकिन डायरेक्ट महिला सामाजिक पूंजी नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हर डायमेंशन फाउंडेशन में नहीं होगा, नहीं तो फिर क्लास चाहिए 5 महीना सिर्फ सोसाइटी के लिए चाहिए, है ना। तो जिन बच्चों को सामाजिक पूंजी पता है, प्रीलिम्स में भी सामाजिक पूंजी पूछ चुका है, पूछा है। तो जिन बच्चों को सामाजिक पूंजी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, अब भूल जाइए इसमें महिला नहीं है। अगर पूछे सामाजिक पूंजी किस प्रकार से सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान करता है, या फिर यही आ जाए लैंगिक समानता को बढ़ाने में कैसे योगदान करता है, तो पहले सामाजिक पूंजी पता होना चाहिए। तो सामाजिक पूंजी फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। तो जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो सामाजिक पूंजी उससे रिलेटेड मेंस के सवाल भी लिखते हो, तो आपका स्किल जैसे ही डेवलप होता होता एक लेवल पे जाएगा जहाँ स्किल ऑफ आंसर राइटिंग आपका चेंज हो जाएगा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में, जहाँ पे नहीं भी पढ़े हो महिलाओं का सामाजिक पूंजी, फिर भी विभिन्न कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करके लिख दोगे। तो पहले बताओ सामाजिक पूंजी क्या है? हाँ? नहीं, समाज में, जो प्रीलिम्स का वाला क्वेश्चन याद करो, समाज में विश्वास, सौहार्द हो, नेटवर्किंग हो, है ना। अब
या जो पूरा जो समाज है उसको जब उसमें विश्वास सौहार्द रहता है तो उसके पास पूरा क्या होता है कि सामूहिक रूप से नेगोशिएटिंग पावर होता है किसी चीज़ में, चाहे संसाधन को एक्सेस करना है, पॉलिटिकल रीच करना है। जैसे कोई एक समाज है, मान लो दलित समाज, आपस में संगठित हैं, जब संगठित हो गए, उनके खिलाफ कोई कानून बना है तो सब उठ के खड़ा होकर सरकार से डिमांड करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो दलित समाज का वो सामाजिक पूंजी है। जैसे बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें गजब का सामाजिक पूंजी होता है आपस में। कैसे? तो भाई किसी को पास पैसा भी ना हो तो उसको हेल्प करता है कि वो अपना बिजनेस खड़ा कीजिए, जो एक्सेस है, पूंजी है, स्किल है, सब हम लोग देंगे। तो बिजनेस कम्युनिटी में देखिएगा आपस में, जैसे मारवाड़ी समाज है ना, तो पूरे इंडिया में जगह जगह वो फैले हुए हैं, कहीं भी बिजनेस करने जाएगा तो आपस में हेल्प होता है, तो वही तो सामाजिक पूंजी है। तो ये अब महिलाओं के संबंध में सामाजिक पूंजी। तो अब सबसे पहले DOQ देखें। DOQ मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब इसमें एक तो ऑब्वियसली हमेशा की तरह भूमिका लिखेंगे, आपका मेन बॉडी होगा और निष्कर्ष होगा। ठीक है, जो वर्ड बड़ा कॉमन है उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है कभी भी। जैसे GDP शब्द, तो GDP सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक खाका गिर जाता है। जैसे शहरी बाढ़, दिमाग में होना हो, अभी वापस जाओगे तो बाढ़ में होके जाओगे, है ना, इतना कॉमन है। तो ये सब चीज़ को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल शब्द है उसको जरूर डिफाइन। पूछा है क्या महिला सामाजिक पूंजी क्या है? नहीं पूछा है। लेकिन महिलाओं का सामाजिक पूंजी, वुमेन्स सोशल कैपिटल, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। महिलाओं की सामाजिक पूंजी क्या है? जो सामाजिक पूंजी का डेफिनेशन है उसमें महिला को जोड़ देना है। उसके बाद अब सीधे याद रखना है कि 150 शब्दों में लिखना है इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 6, 150 शब्द में 10 नंबर का है। तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में कैसे ये सहायक है? तो जो आपका मेन बॉडी का जो डिमांड है उसका एक ही पार्ट है वुमन सोशल कैपिटल, किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, मैं शॉर्ट में जानबूझ के लिख रहा हूँ, है ना, और जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान करेगा, यहीं पे आप पॉइंट्स देंगे। और लास्ट में आप निष्कर्ष देंगे कि भाई वुमेन सोशल कैपिटल के साथ क्या चुनौतियां हैं कुछ, है ना। तो अभी भी वुमेन सोशल कैपिटल के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं एक लाइन में, और साथ में चुनौतियों के साथ एक लाइन में आगे की राह, वे फॉरवर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना, बहुत सिंपल तरीके से तोड़ना है। महिलाओं की सामाजिक पूंजी भले ही भूमिका में लिख रहे हैं लेकिन अपने आप में एक डिमांड है, बताना पड़ेगा आपको। ये सशक्तिकरण और इसको आगे बढ़ाने में सहायक है, ये दूसरा डिमांड है, और उसके बाद आपको निष्कर्ष देना है। तो क्या है महिला, कोई बताएगा महिलाओं का सामाजिक पूंजी क्या है? समाज में महिलाओं का विश्वास या आपसी नेटवर्क, आपस में महिलाओं का सहयोग करना। भारत में महिला के साथ क्या दिक्कत है? हाँ? नहीं, पैट्रियार्की तो है ही, लेकिन हाँ नहीं, लेकिन हम बोले प्रॉब्लम्स क्या है मेन। जैसे कि पितृसत्ता के साथ एक बड़ा फेमस कोटेशन है एक फेमिनिस्ट का कि पितृसत्ता वो आखिरी किला है जो टूटेगा दुनिया से, आखिरी किला है। मतलब जाति व्यवस्था समाप्त हो सकता है, अनटचेबिलिटी समाप्त हो सकता है, लेकिन पितृसत्ता आखिरी किला है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सबसे जो सुवेद समूह में सबसे बचा हुआ कोई समूह है
तो वो महिला है। वो महिला के नाम पे एकत्रित, न के बराबर। अब तो थोड़ा कभी कभी होने भी लगी, लेकिन फिर भी नहीं है। जाति में महिलाएं बटी हुई हैं, इसमें धर्म में बटी हुई हैं, परिवार परिवार में बटी हुई हैं, है ना। पड़ोस में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, पड़ोस के घर में और इस घर में, तो महिला को मतलब नहीं। जबकि उसी सुवेद समूह, उस महिला के सुवेद जो जिस ग्रुप से कनेक्टेड है, उसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसको आवाज उठाना चाहिए? नहीं। लेकिन आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक दलित के साथ, दलित एम्पावरमेंट इतना हुआ है कि एक दलित के साथ अत्याचार हो रहा है तो 10 दलित बोलने वाले हैं, उस कम्युनिटी के लोग आने वाले हैं। वो धीरे धीरे हुआ, पहले नहीं होता था 50 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे वो एम्पावरमेंट हुआ है। लेकिन महिला के साथ है क्या? नहीं। कभी कभी मूवमेंट होता है, जो आप देखते हैं निर्भया वाला मूवमेंट हुआ है ना, या फिर मीटू मूवमेंट हुआ, जो महिलाएं साथ आए, बहुत कम होता है। तो फिर विभिन्न माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है विभिन्न लक्ष्यों के लिए। तो जब महिलाएं आपस में मिलती हैं तो आपस में कनेक्टेड होती हैं, फिर एक दूसरे को हेल्प और सहयोग करती हैं। तो जब महिलाएं आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, आपस में विभिन्न नेटवर्क से जुड़े, आपस में सौहार्दपूर्ण रूप से संगठित हो, तो महिला सोशल कैपिटल बनता है। जैसे ही महिला सोशल कैपिटल बना, वैसे ही महिला के पास सामूहिक क्षमता आ जाती है विभिन्न प्रकार के, जैसे कि रिसोर्स को एक्सेस करना, संसाधन को एक्सेस करना, पॉलिटिक्स में जाना या फिर वहाँ नेगोशिएट करना, है ना। इन सब के लिए उनके पास एक्सेस आ जाता है। जैसे गांव में अगर महिला, जैसे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बार देखिएगा गांव में बहुत महिलाएं परेशान होती हैं, उनके पति और बेटे ये सब शराब के नशे में रहते हैं, परेशान महिलाएं होती हैं। तो बहुत जगह देखा गया है कि महिलाएं एकत्रित होकर और उस गांव में जो शराब का जो दुकान और ये सब तोड़ देती हैं, है ना। तो वो सामाजिक पूंजी बन गया महिलाओं का, क्योंकि एकत्रित हो गई। तो वुमेन सोशल कैपिटल को आप क्या कीजिएगा, डिफाइन कीजिएगा कि महिलाएं द्वारा बनाए गए रिश्ते या फिर नेटवर्क, समूह और आपसी सहयोग के माध्यम से जो सामूहिक क्षमता डेवलप होती है, ताकि वो विभिन्न संसाधन या अवसर इन सब पे एक्सेस कर सके। जैसे बिहार में महिला वोट बैंक से, दिल्ली में महिला वोट बैंक क्रिएट करने का कोशिश किया गया। जब तक कोई वोट बैंक नहीं बनेगा तब तक उसका हित नहीं होगा। तो जैसे महिला को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई, जैसे आजकल 2-2 हज़ार रुपया महीना, है ना, तो महिलाएं एक साथ वोट देती हैं। तुम्हें नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ यार। अब इस महिला सोशल कैपिटल का, सामाजिक पूंजी का क्या महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को कैसे आगे बढ़ाएगा? डायमेंशन खोलिए भाई। क्या हो सकता है? आर्थिक सशक्तिकरण। कैसे आर्थिक सशक्तिकरण? क्या बात है। महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ती हैं या सहकारी समिति के माध्यम से जुड़ती हैं, तो क्या होता है कि उनका फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, उसी बहाने बैंक अकाउंट खुल जाता है। जैसे ही वित्तीय समावेशन हुआ, वैसा ही उनको क्या मिलेगा? सूक्ष्म ऋण तक एक्सेस। पहले कहाँ जाती थी? साहूकार के पास। तो पहले जमीन का कागज लाओ, बहुत सारी महिलाओं के पास जमीन ही नहीं है। तो अब जैसे ही सूक्ष्म वित्त मिला, तो उससे कुछ उद्यम कर सकती हैं। वित्तीय समावेशन से क्या होगा? उनका आर्थिक सशक्तिकरण। तो आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण एक शुरुआत है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आपको, जैसे बिहार में जीविका कार्यक्रम चलता है, बहुत सारी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। या फिर आपका यहाँ पे केरल भी मॉडल है, जो कि सबसे शानदार मॉडल है, लास्ट में यूज करेंगे। आपका यहाँ माविम चलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप महाराष्ट्र में, है ना। तो वो सब एग्जाम्पल याद रखिए। लाख पॉइंट लिख दो, एग्जाम्पल नहीं दोगे। अब लेवल अलग हो चुका है एग्जाम का, टॉपर्स कॉपी से ही आपको मालूम चलेगा। हर डायमेंशन में सिर्फ एग्जाम्पल, मतलब हर डायमेंशन 10 पॉइंट लिखे हो 10 एग्जाम्पल, 5 पॉइंट लिखे हो 10 एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल काम नहीं होगा। जैसे ही महिला का आर्थिक सशक्तिकरण हो गया, अब घर में कमा के ला रही है,
पति सिक्योरिटी गार्ड है, 10,000 कमा रहा है, ये 12,000 कमा रही है, तो चलेगा किसका? महिला का। मतलब परिवार में निर्णय लेने में उसका भागीदारी बढ़ेगा, वहीं से सामाजिक सशक्तिकरण हो जाता है। जैसे ही महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस, उस पर लैंगिक हिंसा, तुलना, घर के अंदर की बात कर रहे हैं, होना कम हो जाता है। उसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण के बाद सीधे सामाजिक के साथ राजनीतिक सशक्तिकरण। जब महिला संगठित होती है तो पॉलिटिक्स में नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाता है, पॉलिटिक्स में नेगोशिएटिंग तोल मोल की शक्ति बढ़ गई। इसलिए देखा गया कि जो महिलाएं सेल्फ हेल्प से जुड़ी हुई हैं वो पंचायती चुनाव में जीतने का चांस बढ़ जाता है। जैसे कुदुमश्री के साथ हुआ। कुदुमश्री मतलब जो योजना है यहाँ पे आपको केरल में 50% परिवार से अधिक परिवार की कम से कम एक महिला कुदुमश्री के साथ या सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए वहाँ पे आर्थिक सशक्तिकरण, निर्धनता उन्मूलन हुआ, साथ में महिला का सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण। कुदुमश्री की महिलाएं केरल के पंचायत में बहुत सारा लीड रोल में हैं। और वहाँ क्या किया गया? कुदुमश्री को पंचायत के साथ इंटीग्रेट किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पंचायत के साथ इंटीग्रेट किया गया। अब मान लो कि चलो चुनाव नहीं भी लड़ रही है और 20 महिलाओं का समूह है, तो जो पंचायत का चुनाव लड़ेगा एक एक वोट, गांव में समझ रही है ना, एक एक वोट का बड़ा महत्व है। और 20 महिला से बोलो क्या चाहिए, तो लोग जो तालाब खुदा है सरकारी वो हम लोग को दिलवा दो, मछली पालन करेंगे, वोट तुमको जाएगा। नेगोशिएटिंग पावर आ गया। वो देख रहा है 20 वोट नहीं है, इसके पति का भी वोट है, 40 वोट हो गए। ये है राजनीतिक सशक्तिकरण। उसके अलावा और क्या? जैसे सामाजिक मुद्दे होते हैं, सोशल इश्यूज महिलाओं के संबंध में, जिसमें सबसे मेजर इशू है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा इशू है, प्रेवलेंट है, आप भी जानते होंगे, आप भी आसपास देखते होंगे। तो जैसे ही महिला संगठित होती है, जैसे एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप जब हम पढ़ाते हैं वहाँ पे लिखाते हैं महिलाओं की सामाजिक पूंजी बढ़ती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, याद करो फाउंडेशन, मैंने लिखवाया है पॉइंट, आप यहाँ पे उस सब चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहाँ यहाँ लिख रहे हैं? क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओ, तुम ही, पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, शादी हुआ और उल्टा सिस्टम होता, पुरुष जो है वो लड़की के यहाँ जाता, जैसे मेघालय में होता है, लड़की के यहाँ जाता घूंघट उंगट डाल के। अब जो गया है और उसको बाहर नहीं निकलना, घर के बाहर, अब सोचो कि उसका जो पुराना जितना सामाजिक पूंजी एक बार में खत्म। परिवार के अंदर पूंजी, जो उसका भाई उसको प्यार करता था, उसके पिताजी प्यार करते थे, उसकी माताजी प्यार, चाचा चाची सब उसको प्रेम करते थे, अब एक बार में दूसरी जगह जाने से खत्म। उसके जो दोस्त थे जिसके साथ वो मजरगस्ती करता था अपने गांव में, सब खत्म। उसका दोस्त जब वो मारपीट करता था तो फोन करके बुलाता था कि भाई आजा, देख तेरे भाई पे आज हमला हुआ है, वो अब सब खत्म। अब जरा सोचो कि यहाँ जब आया है तो सारा सामाजिक पूंजी खत्म। तो महिलाओं के साथ क्या होता है, जब ब्याह होके दूसरे के घर में जाती हैं तो पीछे जितना सामाजिक पूंजी बनाया, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, पड़ोस में, सारा सामाजिक पूंजी एक बार में छिन्न भिन्न, तो अपने आप कमजोर हो जाती है। इसीलिए देखिएगा जब महिला का डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज उत्पीड़न होता है तो बार बार मैके जाने का धमकी देती है, और मैके जाती है वहीं पे बोलती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि सामाजिक पूंजी उसका कहाँ पे है, उसी मैके में है। लेकिन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका नया मायका बन जाता है, मायके का विकल्प बन जाता है। अब जरा सोचिए कि 20 महिलाएं हैं, आपस में बात करती हैं, शेयर करती हैं, सास का बुराई करती हैं, तो उसमें अनसियसली, तो अगर उसका पति डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो वो 20 महिलाओं में शेयर की, सब उठ के उसके घर जाके पति को धमका के आती है, होता है ना। उसी प्रकार से गुलाबी गैंग, आपने नाम सुना होगा, नाम सुना है, मूवी भी बना था माधुरी दीक्षित का, वैसे बनाया बड़ा बेकार मूवी, मतलब हाँ, मतलब अच्छा डायरेक्शन नहीं था उसके साथ, ना राइटिंग ना ये, लेकिन गुलाबी गैंग बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे फिर महिलाओं ने
डोमेस्टिक वायलेंस या महिला संबंधी कुछ वायलेंस हो रहा है, एक साथ डंडा लेके चली जाती थी वहाँ पे वो करने के लिए, जवाब देने के लिए। तो इस प्रकार से सामाजिक पूंजी काम आता है। समझ रहे हैं बात? इसके अलावा जो सामाजिक पूंजी है, जब महिलाएं संगठित होती हैं, आपस में नेटवर्किंग बनाती हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे कि जरा सोचो कि अशिक्षित निर्धन महिला है, प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं है कि कौन सा आयरन का दवा खाना, बेसिक आयरन के दवा खाने से एनीमिया की जो इतना प्रेवलेंट है वो कम होगा, एनीमिया खून का जो कमी है थोड़ा वो प्रॉब्लम कम होगा। तो जब ये मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप या इस प्रकार की संगठित जगहों पे जाती है, आपस में बात करती है, तो जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये सब कीवर्ड है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको SRH बोलते हैं। इसके संबंध में बात करती हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर करती हैं। वहाँ उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले 2-2 बच्चों वाली माँ है जो ये सब प्रॉब्लम झेल चुकी है, तो उसको अपना अनुभव शेयर करेगी ना, बताएगी ना कि भाई डिलीवरी के बाद पैसा लेना मत भूलना, 5,000 रुपया मिलता है, बताएगी ना। तो ये जो आपस में नॉलेज शेयरिंग होता है, उससे उनका हेल्थ अच्छा होता है, बच्चों का भी अच्छा हेल्थ होता है। तो सामाजिक पूंजी कितना दूर तक रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? तो ये सब पॉइंट विद एग्जाम्पल लिखना है। लेकिन अभी भी जो पैट्रियार्की है और महिलाओं में शिक्षा का स्तर और सबसे बड़ा डिजिटल विभाजन, आज नेटवर्किंग का सबसे आसान तरीका क्या है भाई? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो आम महिलाओं का मत सोचना, तो ज़्यादा ही रील बना रही हैं, लेकिन गांव में जो निर्धन महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, वहाँ डिजिटल विभाजन बहुत ज़्यादा है। तो नेटवर्किंग के लिए बड़ा, सोशल कैपिटल के लिए बड़ा नेगेटिव जाता है। अब जरा सोचो कि है अपने मायके में और डिजिटल विभाजन ना हो, तो वो खट से अपने सहेली को फ़ोन करके बोल सकती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। पहले जो आज से 20 साल पहले दिक्कत था, अब वो नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सरकार को क्या चाहिए भाई? डिजिटल डिवाइड कम करे, इनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाए और साथ में इनके नेटवर्किंग को और मजबूत बनाए। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में सरकार का जो योजना है DNRLM, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके कारण 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ी हैं, संगठित हुई हैं। छोटी बात नहीं है, समझ गए? तो लगभग पॉइंट में आपको डायमेंशन भी मिल गए, एग्जाम्पल भी मिल गए, विद डेटा दीजिए, शानदार। किसी को कुछ कहना है इस सवाल में? अब हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछे तुम। अब चक्कर क्या है कि जब महिला सशक्तिकरण होगा तो वो लैंगिक समानता की दिशा में ही है। आर्थिक क्षेत्र में महिला का लैंगिक समानता नहीं है, चाहे वित्तीय समावेशन हो या फिर और भी आप आर्थिक डायमेंशन ले लें, चाहे रोजगार हो, है ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो महिलाओं का पुरुष की तुलना में आधा है, 41-42% है, पुरुष का 78% के आसपास। चाहे सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण, तो हर क्षेत्र में क्या है? महिला लैंगिक असमानता है। तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को साथ लेके यहाँ डील करेंगे, साथ लेके करेंगे, क्योंकि 150 शब्द में आंसर कर रहा है। देखो एक चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए इनफाइनाइट, अब तो ChatGPT आने के बाद इनफाइनाइट सोर्स है। मेरा भी एक स्टूडेंट मेंस लिख रहा था, बताया कि सर आपने जो भी नोट्स बनवाए अच्छे थे, आपने टॉपर्स कॉपी से वैल्यू एडिशन कराया, PYQ कराया, सब बढ़िया था, लेकिन असली चैलेंज है एग्जाम हॉल में लेके जाना। इतना एग्जाम्पल याद रहेगा क्या? बोले सर इस पे काम कीजिए। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे बताया कि कैसे हर सब्जेक्ट को 2 शीट में ले आया है बाद में नोट्स बनाने के बाद। अब बोला उसको हम रटते रहते हैं, तो हर चीज जा रहा है एग्जाम हॉल में। तुम सोचो ना, एक क्वेश्चन में 5 एग्जाम्पल है, 20 क्वेश्चन है एक पेपर में, तो आपको 500-600 एग्जाम्पल याद रखना मामूली बात नहीं है। अब पता नहीं जो एग्जाम्पल याद किए वही आएगा, ये तो 20 क्वेश्चन है, ऐसे तुमको 100 टॉपिक में से 20 फंसेगा, है ना। तो तुमको 2000 एग्जाम्पल याद रखने हैं, मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो एक साथ आपको डील करना है, ठीक है।
कीवर्ड्स यूज करना है, जैसे सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब कीवर्ड है। किसी को कुछ डाउट? इतना लेट हो चुका है कि किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए हम लोग तो बेसिकली अगर आपको ना भी पता हो कि महिला की सामाजिक पूंजी, बस सामाजिक पूंजी पता है, कॉन्सेप्ट और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस सब का फायदा पता है, देखो ना सारे पॉइंट्स तो वहीं से आ रहे हैं। मुस्कान, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो हम महत्व और लाभ हम फाउंडेशन में लिखवाए थे, बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे मैचिंग है। राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक मुख्य कारण है। गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 250 शब्द मतलब 3 पेज, है ना। अच्छा, अगर 260 शब्द में लिख दिए तो क्या होगा, नंबर कटेगा? 300 शब्द में लिख दिए नंबर कटेगा? मतलब 15-20 शब्द आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। एक बच्चा बोला सर जहाँ 250 खत्म होता है हम वहाँ रुक जाते हैं, सेंटेंस पूरा होना हो, है ना, ये सब नहीं करना है। तो इसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कोई हमको समझाए, क्या लिखें? डिमांड ऑफ DOQ क्या है? संसाधनों के स्वामित्व में असमानता आप बोल रहे हैं, इसको समझाना होगा। ये तो मेन डिमांड है, बिल्कुल फाइनल मेन डिमांड वही तो बोलते हैं। अच्छा, क्या किस संदर्भ में चर्चा की? जो यहाँ गरीबी लिखा हुआ है ना, है ना, ये गरीबी समझो, आपको गरीबी के विरोधाभास के कंटेक्स्ट में समझाना है। ये बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, इसको भूल जाएंगे। और संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न किस प्रकार से, स्वामित्व पैटर्न में असमानता किस प्रकार से गरीबी का कारण है, यह भी क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन किस कंटेक्स्ट में बताना है? गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में। गरीबी का विरोधाभास इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, मतलब बड़ा टेक्निकल। इसको इंग्लिश में देखो, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। अब ये टेक्निकल चीज पता होना चाहिए। पैराडॉक्स ऑफ, किसी को पता है? किसको? हाथ खड़ा करो। हाँ बताओ, बताओ। एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब प्रचुर संसाधन होने के बावजूद भी, चाहे जो कारण हो, आपके यहाँ बड़े स्तर पे लोग गरीब हैं, असमानताएं हैं, तो क्या बोला जाता है? पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। जैसे हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी है क्या? हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं खाद्यान्न, अनाज, लेकिन यहाँ लोग भुखमरी के शिकार नहीं हैं, तो क्या है? पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। क्या हमारे यहाँ ग्रोथ रेट कम है क्या? दुनिया के सबसे अधिक ग्रोथ रेट वाले देश में है, विकासशील, वो भी तीव्र गति से, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, 4 ट्रिलियन डॉलर हो गया। फिर भी क्या यहाँ पे बेरोजगारी और गरीबी नहीं है क्या? भर भर के एक्सट्रीम गरीबी भी बड़े स्तर पे है। दुनिया में सबसे अधिक गरीब निर्धन आबादी कहाँ है आज? भारत में। उसका कारण क्या है? पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है। तो अगर यहाँ 10% भी होगा तो कितना हो जाएगा? 15 करोड़। 15 करोड़ बहुत सारे देश का पॉपुलेशन होता है ना। 15 करोड़ क्या, 1 करोड़ बहुत सारे देश का पॉपुलेशन होता है। तो आपको पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, POP, तो इसका आप कोई मुझे बताइए कि मैं डिमांड कैसे डील करूं, भूमिका में क्या लिखूं? भूमिका बताइए, बताइए। इनका कहना है कि संसाधनों के इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस। तो इनइक्वालिटी ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्स, इसे OPR तुम लोग मत लिखना ठीक है ना, यहाँ पे मैंने जस्ट शॉर्ट किया है। POP भी इसके लिए नहीं बोला जाता है, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। समय कम है इसलिए शॉर्ट में चल रहा है। अब
इनका कहना है कि इसको पहले समझा दें, यही ना, समझा दें। तो तुम कह रही हो कि नहीं, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, तब तक निकल जाएगा समय वहां। पीओपी को समझा दें भूमिका में, कोई बात नहीं, जो गलती करो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, पीओपी को समझा दें। हाँ, तो उससे क्या, तो तुम मेन डिमांड पे ही जा रहे हो, वही तो समझाना है उसमें। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, गरीब हैं, तो वो आप ये बताइएगा यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, तो उसमें एग्जाम्पल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन वो क्या है, वो क्या है, वो एग्जाम्पल तुमने दे दिया डेटा के साथ, है ना, लेकिन पीओपी को समझाना तो होगा पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या है। पूरे क्लास में सिर्फ तुमको पता था, इसका मतलब ऑब्वियस टर्म नहीं है, तो पीओपी को समझाना पड़ेगा विद एग्जाम्पल। इसका डिमांड मेन चीज है, समझो, जब बोला कि इसके कंटेक्स्ट में बताना है, तो क्यों ना पहले कंटेक्स्ट को बता दें, है ना। उसके बाद अब संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता, ये क्या कहना चाह रहा है, संसाधनों के, इसको इंग्लिश में पढ़ो, इनइक्वालिटी इन ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस। तो जो रिसोर्स है, संसाधन है, कैसा संसाधन हो सकता है कि वो भू संपत्ति हो, भाई संसाधन संपत्ति भी तो होता है, भू संपत्ति हो सकता है, वो पूंजी हो, कैपिटल हो सकता है, और क्या संसाधन हो सकता है बताइए। प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है ना, या फिर जो माइंस हैं, तो उस पे स्वामित्व किसका है, ठीक है। ये आपको एक रिसोर्स में ज्ञान भी, नॉलेज भी एक संसाधन है, नॉलेज भी हो सकता है। इसमें संसाधन समझा दिया, इसमें असमानता, जो संसाधन स्वामित्व में असमानता किस प्रकार से, जो गरीबी का मुख्य कारण है, निर्धनता का मुख्य कारण, और यहां पे पीओपी एंगल बार बार लाना है हर डायमेंशन में। यहां पे हम लोग फिर पॉइंट्स लिखेंगे, याद रखना, यहां एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करना बड़ा जरूरी है, अभी देखेंगे हम लोग। और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे, जो बाद में डिस्कस करेंगे क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, एक चीज मजेदार बात चीज तुमको बताते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, ये सब जो शब्द है ना, ये सब बड़ा, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने कभी बोला, नीति आयोग ने बोला, उन सब शब्द से निकालता है। ये हो सकता है कि जो स्टेटमेंट हो ना, स्टेटमेंट कि संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का मुख्य कारण है, ये स्टेटमेंट कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ, नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन, या फिर आपको जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है ना, तो वो सब बोल सकता है, तो वहीं से उठाता है, सवाल बनाया जाता है। अब जब आपका नोट्स बनेगा निर्धनता पे, तो उसमें कोटेशन में ये आएगा। अब आगे कभी निर्धनता पे सवाल आएगा, तो उसमें आपके पास एक डायमेंशन,
पता है कि एक गरीबी का मुख्य कारण क्या है? संसाधनों का संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता। अरे वाह, क्या बात है, इसको ये पता है। कहीं पे जैसे ही मौका मिले तो लिख देंगे कि भारत में पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी है। अरे इसको इसी पता है, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। बहुत सारे टॉपर PYQ से स्टेटमेंट निकाल के यूज करते हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट में एक सवाल हम बहुत डिस्कस करते हैं आप लोगों से कि अर्न व्हाइल यू लर्न जो स्कीम किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट में सहयोग करेगा। तो अर्न व्हाइल यू लर्न पहले कोई पढ़ता वढ़ता नहीं था, भारत सरकार का स्कीम भी नहीं है इस नाम से, लेकिन उसको अब लोग स्किल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में निष्कर्ष में डालने लगे हैं या फिर मेन पॉइंट में डालने लगे हैं। उससे बढ़िया क्या हो सकता है? यूपीएससी ने जो तुमने मुझसे जो पूछा मैंने उत्तर में वही लिखा, यूपीएससी भी खुश है ना। तो ये सब कीवर्ड एक और आप सीख गए क्वेश्चन के माध्यम से। अब पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी जितना बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई संसाधन की प्रचुरता है फिर भी बड़े स्तर पे निर्धनता है। जो एग्जाम्पल अब वहाँ पे डेटा देंगे कि भारत में ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है फिर भी नीति आयोग का जो रिपोर्ट है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कितना % है? 23 करोड़ लोग अभी भी निर्धन है ना, जिसका मुख्य कारण है संसाधन के स्वामित्व में असमानता। कौन से संसाधन? भू संपत्ति, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, ज्ञान, ये सब संसाधन के स्वामित्व में असमानता है। किस प्रकार से? अब मेन बॉडी में आएंगे। जैसे भू स्वामित्व, क्या है? भारत में लैंड होल्डिंग डेटा बहुत फेमस है, 83% के आसपास लोग मार्जिनल फार्मर्स है, लघु एवं सीमांत किसान है। 83% किसान, सोचो। और जो 17% जो बचे हुए हैं वो ऑब्वियसली जो सीमांत किसान हैं और 17% बड़े किसान हैं। 1% लघु है, मैं मोटा मोटी डेटा बता रहा हूं। अब जो सीमांत किसान, अच्छा उनको शुरू से जो लैंड, हम लोग लैंड रिफॉर्म कर नहीं पाए तो उनको कहां से मिला संपत्ति? अपने दादा परदादा से। तो इस कारण से जो असमानता है, तो जो बड़े किसान हैं उनको बड़े स्तर पे पैसा आएगा, जो लघु किसान है वो अपनी खेत में खेती कर रहे हैं सिर्फ अपने खाने के लिए, बेच तो पाएंगे नहीं, और साथ में वो एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिक की तरह काम करेंगे। कृषि श्रमिक को अच्छा वेतन, पैसा नहीं मिलता है। बंधुआ मजदूरी, उन लोगों को उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, तो बंधुआ मजदूरी या फिर सीमांत किसान इस तरीके से काम करेंगे, कृषि मजदूर की तरह काम करेंगे, तो जो निर्धनता है वो चलती रहेगी। हाँ, वो आगे देखेंगे हम लोग। बड़ा अच्छा पॉइंट दे रही हो, आगे उसको हम लोग बीच में एक डायग्राम चिपकाएंगे, वहां हम आपको बताएंगे। उसके बाद और बताइए, और एग्जांपल पूंजी का ले ले। और ये यही नहीं कि जो सामाजिक असमानता है स्वामित्व में, जैसे शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है करीब 16-17% है ना, और उसमें से 92% शेड्यूल कास्ट मार्जिनल उसमें किसान में आते हैं। भू स्वामित्व कितना है? 2 हेक्टेयर से कम। शेड्यूल कास्ट में ज्यादा बड़े लैंड होल्डिंग आपको नहीं मिलेंगे। तो देखो ये जाति के आधार पे हो गया, समझ में आ रहा है आपको? तो इस कारण से भी वो निर्धन के निर्धन बने रह जाते हैं। और बताइए, जैसे पूंजी स्वामित्व, कैपिटल, भारत में 1% जो इलीट है उसके पास भारत की कुल संपत्ति का कितना है? 40% है। रिपोर्ट के साथ बता दीजिए, 1% इलीट के पास 40% है। मतलब जिसके पास पूंजी है उसी के पास पूंजी है, उसके बच्चे के पास पूंजी है, उसके पोते के पास पूंजी है, और लोगों के पास पूंजी रहेगी नहीं, क्योंकि उन्हीं के पास संपत्ति है। तो इलीट के पास ही वो पूंजी हमेशा वो वंशानुगत तरीके से जाती जाएगी। इस कारण से भी क्या होगा बताइए? निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। और बताइए आप,
जो प्राकृतिक संसाधन है, आप देखिए प्राकृतिक संसाधन बड़ा प्रचुर मात्रा में आदिवासी क्षेत्रों में, और आदिवासी क्षेत्र में फिर भाई गरीबी क्यों है? क्योंकि जल जंगल जमीन जो है उस पे उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अंग्रेज के समय से दिक्कत है, और आज भी पूरा वो दिक्कत पूरा नहीं हो पाया। आदिवासियों की आबादी देश में कितना है? 8%। अब जरा सोचिए, ये 8% आबादी है मात्र, और विकास प्रेरित विस्थापन, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, मतलब विकास के लिए विस्थापित कर रहा है। इसमें 40% कौन होते हैं? एसटी, मतलब जनजाति होते हैं। डेटा से दिख रहा है कि कितना असमानता है। जो उनके क्षेत्र में जो खनिज संसाधन है वो कोई बाहरी लोग, जो पूंजीपति है वो ले रहा है, सरकार ले रहा है, उनको क्या कर रहे हो? विस्थापित कर रहे हो। बड़ा कॉन्ट्रास्टिक देता है ना। देखो 8%, 5 गुना ज्यादा विस्थापन, अपनी जनसंख्या के अनुपात में 5 गुना ज्यादा विस्थापन है। तो ये सब चीज कारण से क्या हो रहा है बताइए? निर्धनता। इस जो हम लोग डेटा से क्या दिखा दिए? इनक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस, और इस कारण से एक्सप्लेन करके हमने क्या बता दिया? गरीबी व्याप्त है। इसमें हमने पीओपी क्यों, मैं एग्जांपल से हमने पीओपी बताया कि भैया संसाधन खूब हैं लेकिन वो असमान रूप से वितरित हैं, और इतने % लोग गरीब हैं, विस्थापित हैं, है ना। ये पीओपी, ये इस संदर्भ में जो इनक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस के संदर्भ में क्या होता है, एक डायग्राम भी आप बना सकते हो कि संसाधन के स्वामित्व में असमानता। अब ये असमानता क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? जिसके पास ये असमानता है तो जो अमीर है उसको आय ज्यादा होगा और अवसर भी ज्यादा मिलेगा उसको, तो में असमानता आएगा। भाई जो अमीर है उसको ज्यादा आय अवसर, जिसके पास, अब यही मार्क्सिस्ट फिलॉसफी आता है, जिसके पास ज्यादा आय अवसर पूंजी जिसके पास है वो समाज या देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेगा ना। तो शक्ति का केंद्रीकरण। क्या हुआ कि जब भूमि सुधार किया गया तो यही तो हुआ कि जमींदार लोगों के पास पावर था, होने नहीं दिया ठीक से लगभग राज्यों में, और जिसके पास जब ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो गया तो इस तरह के कानून बनने नहीं देगा, बोलेगा कि जो मेरी संपत्ति है मेरे बच्चे को जाए। तो अंतर पीढ़ीगत संपत्ति हस्तांतरण होगा, और इससे फिर संसाधन की असमानता बरकरार रहेगी। यही लूप चलता रहता है, यही लूप चलता रहता है। आप कन्विंस हैं इस डायग्राम से? बताइए। इसके कारण, हाँ बोलिए। तो वही तो आय और अवसर में, तो इसीलिए तो केंद्रीकरण, संकेंद्रण, इसको मैं अच्छा, और बहुत अच्छा तुमने बोला, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, संकेंद्रण अच्छा वर्ड है।
वेरी गुड। संकेंद्रण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन हो जाता है। इसका चला बिरला का तो पूरा परिवार के पास संपत्ति आगे बढ़ता जा रहा है, वो चलता जा रहा है ना। अंबानी के पास भी यही होगा, ये साइकिल चलता रह जा रहा है और हम लोग पढ़ते लिखते रहेंगे। डीपीएससी मना किया गया, लेकिन यहाँ पे उसका स्कोप नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या दोगे? इस संसाधन के स्वामित्व पैटर्न में असमानता को क्या करना है? कम करना है, समाप्त करना है। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? बड़ा अमर्त्य सेन बड़ा शानदार बात बोलते हैं कि निर्धनता सिर्फ धन की कमी नहीं है, सिर्फ पैसे के सेंस में नहीं होता है कि भाई निर्धनता का मतलब पैसा नहीं है तो निर्धन हो गए। वेरी गुड। उसमें जो लोगों के अवसर और स्वतंत्रता की कमी है। हो सकता है कि कोई निर्धन है, पैसे में कमी हो, लेकिन कैसे भी तरीके से एजुकेशन शानदार मिल गया उसको। पहले तुम कहानी सुनते होगी, बड़ा गरीब था और वो उस स्कूल में गया, खूब पढ़ने में अच्छा किया, देखो आज कितना अमीर हो गया। तो हाँ, हाँ, लेकिन डायरेक्ट उस मोबाइल और उसका एग्जांपल आप नहीं दे सकती हैं। यहाँ पे निष्कर्ष पे है ना, राइट टू रिपेयर से नहीं आएगा वो चीज़, है ना। क्या किया जाए? तो निष्कर्ष है, अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री को कोच करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। तो अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण हम लोग अपनाएं, जिसमें लोगों के अवसर और स्वतंत्रता को बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता, सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी क्या होता है? अंतर पीढ़ी, भाई गरीब से अमीर हो रहा है ना। वो जो चक्र है उसको तभी तोड़ पाओगे जब शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास खूब अच्छे से दोगे। तुम इतना दोगे उसके, जैसे कि मान लो कि मैं गांव में गरीब हूं और मुझे शिक्षा ना मिला, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? गांव के चौराहे पे पान बीड़ी गुटखा बेचना, चाय बेचना, मजदूरी करना, खेती करना, मनरेगा में काम, यही तो होगा। लेकिन गांव में मुझे शिक्षा मिल गया, तो अब मैं इसमें भी अब टीचर वाले नौकरी में भी बीएड करके एक मेरे पास विकल्प हो गया। अगर नहीं भी हुआ सरकारी नौकरी तो मैं ट्यूशन पढ़ा के एक विकल्प बना लिया। मुझे मेरे पिताजी ने यूपीएससी की तरह तैयारी करने के लिए भेज दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या मेरे पास विकल्प नहीं बढ़ गए? हाँ, तुम लोग यहाँ से भगा दोगे तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगा, मैं मास्टर्स करके भाई नेट जेआरएफ निकाल लूँगा। विकल्प बढ़े कि नहीं? बीएड करके कहीं टीचर बन जाऊँगा, है ना। तो आप ये इस भले अमर्त्य सेन इंडिया के हो, इस मॉडल पे अगर किसी ने कमाल का काम किया है तो वो, अब देखो स्विट्जरलैंड इस सब का एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते हैं? वो लोग सदियों से बड़ा अमीर है, इतने लोग हैं जितना बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो एग्जाम्पल में कभी वो सब मॉडल नहीं लिया जाता है ना। तो साउथ कोरिया ने गजब का इस पे काम, जैसे जर्मनी भी काम किया, लेकिन जर्मनी पहले से विकसित है भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रांतिकारी तरीके से अगर किसी ने डेवलप किया, साउथ कोरिया में स्किल डेवलपमेंट 96% है। कितना है? 96%। आपके यहाँ 5% से कम है संस्थागत स्किल डेवलपमेंट, 96%। जर्मनी में वो 85-90% है। लेकिन जर्मनी इस सब का एग्जाम्पल नहीं, साउथ कोरिया बहुत बुरी स्थिति थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो सारा निवेश किसमें किया? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास। बहुत सारे लोग गरीबी से पूरा निकल गए। तो साउथ कोरियन मॉडल अमर्त्य सेन को उल्लेख करते हुए शानदार एग्जाम्पल दे सकते हैं। या एक चीज और बता दूं, लास्ट चीज इसमें, टॉपर्स कॉपी देखिएगा तो जब मॉडल का उल्लेख होता है, जैसे आदित्य श्रीवास्तव क्या करता था कि कोई मॉडल का साउथ कोरिया मॉडल लिख रहा है तो बॉक्स बना के और संक्षिप्त में एक्सप्लेन करता था।
क्यों? तो तुमने अलग से लिखा, मतलब निष्कर्ष में लिखा बीच में डाला साउथ कोरिया मॉडल, तो ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत मॉडल लिखा है, बहुत एग्जांपल, लेकिन अलग से बॉक्स बनाओगे मॉडल, अरे इसको पता है। मतलब धोनी वाला छक्का यहाँ पे, MS धोनी मूवी बताते हैं हम एग्जांपल में, है ना, कि वो जो आपको दिखाना है कि मुझे आता है छक्का मारना, तो कहाँ मार रहा था धोनी? जहाँ पे बैठा हुआ था, उसी प्रकार से धोनी वाला छक्का है, इसलिए आदित्य श्रीवास्तव को 480 नंबर है। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका डिमांड जो बताएगा उसको एक चॉकलेट। पढ़िए इसको। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो आयोग बोल दिया, को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जांच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों को सुझाव दीजिए। बताइए डिमांड कितने होंगे? बताओ। प्रहलाद, गोपाल, क्या नाम है? शशिकांत और शिवकांत, 5वीं बार में सही हुए। 5 डिमांड है इसका। शिक्षा को, चलो कौन बताएगा डिमांड इसका? बताओ। चलो दयावीर पहले बोलेगा, हाथ खड़ा क्यों? हाँ, एक मिनट, दयावीर। अच्छा, चुनौती पहले। तुमने बोल दिया कि सर चलो एक भूमिका, एक ये हो गया। तुम बोल रहे हो कि पहले हम चैलेंजेस बोलेंगे, हाँ, और चलो अब तुम्हारा नंबर। हाँ, अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। तुम करो NCPCR को बताएंगे। हाँ, हम्म 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 तुम बोले हो कि डिजिटल इकोसिस्टम में क्या क्या, जो बच्चों को क्या क्या चुनौतियां हैं। हाँ, तो तुम बोलो NCPCR क्या उपाय किए गए? NCPCR द्वारा ऐसे सुझाव, अच्छा सुझाव क्या कर सकता है? हो गया, हो, एक मिनट एक मिनट, अर्जुन। हाँ, तो मतलब अर्जुन मछली के आंख की जगह मछली के पेट में मारा है ना? तो तुमको आधा नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का डिमांड ही तुम भूल गए। मुस्कान, चलो बताओ। हाँ, खुद के समाधान, खुद के समाधान, बस चुनौती यही दोनों बस। किसके बाद? बाल अधिकार संरक्षण डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। तो हाँ, तो पहले लाइन में तुम पहले इसको डिफाइन कर रही हो, उसको चुनौतियां बता रही हो, उसके बाद अच्छा, तो आपका कहना है कि नीतियां क्या है, इसके बाद आना चाहिए नीतियां क्या है। चलो नीतियां क्या है, और तो जांच करोगी इसी नीति का। हाँ, जांच करोगी, मतलब इसका क्या क्या दिक्कतें हैं, जांच वही तो होता है। चलो, और क्या 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 सुझाव? मतलब ये आयोग क्या कर सकता है ये कहो। तो NCPCR को क्या करना चाहिए, यही ना? और निष्कर्ष आएगा इसमें? अरे पागल है क्या, मेन बॉडी है ये सुझाव। मेन बॉडी सुझाव दीजिए, मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, उसी को निष्कर्ष में देगी तो बवाल हो जाएगा।
है ना। तो जो मुस्कान का जो असेसमेंट है, अगर ये लास्ट लाइन नहीं बोली होती कि इसी को निष्कर्ष में दे दीजिए, तो फिर अर्जुन का आंख में यहाँ तो मतलब थोड़ा ऊपर में तो मार ही दी है। बुल्स आई नहीं हुआ है लेकिन आसपास है। वेरी गुड। इसका जो डिमांड है, अब एक बार, समय कम है ज़्यादा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। तो इन बच्चों के सामने क्या चुनौतियां आ रही है? पहला डिमांड हो गया मौजूदा नीतियों, दूसरा डिमांड की जांच कीजिए, तीसरा डिमांड है ना। और इसके मुद्दे से निपटने के लिए आयोग क्या कर सकता है ना। तो ये कौन सा डिमांड है? चौथा डिमांड। अभी भूमिका और निष्कर्ष की बात ही नहीं कर रहे, डिमांड, 4 डिमांड हैं इसमें। तो भूमिका में आप एनसीपीसीआर के बारे में बता सकते हैं, बट उससे बेहतर है कि आप भूमिका में ये बताइए कि बच्चे आज डिजिटल इकोसिस्टम से किस प्रकार से एक्सपोज हो रहे हैं, किस प्रकार एक्सपोज हो रहे हैं, और इस एक्सपोजर के कारण बच्चों में क्या चुनौतियां हो रही, बच्चों के समक्ष क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। भाई अब मान लो तुम जरा कॉमन सेंस लगाओ, एनसीपीसीआर भूमिका में बताया कि आयोग बच्चों के रक्षा के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए काम करती है, फलाना कानून के तहत इसको बनाया गया है। वेरी गुड। अब सीधे स्विच कहाँ कर रहे हो? सीधे अगला बात कि बच्चों के समक्ष डिजिटल इकोसिस्टम की चुनौतियां। अब लो, कुछ कनेक्शन है? नहीं है। भूमिका किस लिए बनाते हैं, है ना। एक भूमिका और मेन बॉडी का कुछ कनेक्शन होता है ना। तो ये बच्चों के समक्ष चुनौतियां किस चीज का? डिजिटल इकोसिस्टम का। उसके बाद डिमांड सीधे कि इन चुनौतियों, ये जो सरकार की अभी मौजूदा नीति क्या है ना, सरकार की मौजूदा नीतियां क्या है। अगर पूछता है यहां नीतियों का उल्लेख कीजिए, तो बस यही डिमांड होता है। यहां पूछा क्या? जांच कीजिए। उसके बाद इसका जांच करना है, इन नीतियों के समक्ष मुद्दे, जांच मतलब क्या बताना है? मुद्दे बताने हैं। ये भी डिमांड है। उसके बाद इस डिजिटल इकोसिस्टम के समक्ष जो ये जो चुनौतियां हैं जो फेस कर रहा है नीतियां, तो उसके सॉल्यूशन के लिए एनसीपीसीआर क्या कर सकती है? ये मेन डिमांड है, क्या कर सकती है। और लास्ट में एक निष्कर्ष होगा। अब समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर। कौन बोला था? अरस्तु? सुकरात चाचा बोले थे, हम बार बार बोलते हैं। सुकरात अंकल क्या बोले थे? सोक्रेट्स अंकल। अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर। क्वेश्चन का डिमांड डिकोड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डिजिटल इकोसिस्टम से बच्चे किस प्रकार से एक्सपोज हो रहे हैं? जो छोटे बच्चे हैं वो डिजिटल इकोसिस्टम में जा क्यों रहे हैं? शिक्षा के लिए जा रहे हैं। शिक्षा के लिए जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये किन बच्चों की बात है? 18 साल से का नीचे वाले बच्चों की बात, आपके लिए नहीं है ना। आप तो बर्बाद हो चुके हैं। तो ये जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके भाई शिक्षा के लिए जा रहे हैं, भाई घर से क्लास चल रहा है, या एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, ओटीटी पे सिनेमा देख रहे हैं। छोटे बच्चे मिर्जापुर देख रहे हैं। अब आ रहे हैं एंटरटेनमेंट में, गेमिंग भी आ जाएगा, है ना। और किसके लिए जा रहे हैं? सोशल मीडिया। छोटे बच्चे भी रील बना रहे हैं, है ना।
खुश हो ना? टिकटॉक पे तुम भी थे क्या? हाँ, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये एक्सपोजर है। भारत में मतलब 0 से 18 साल के बीच के बच्चों का पूरे पॉपुलेशन का 40% है। वो 40% पॉपुलेशन एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और सोशल मीडिया के कारण, डिजिटल मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, जिस कारण से बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। यही तो आपको कनेक्टिंग लाइन करना है। क्या क्या चुनौती है? क्या क्या चुनौती है बताइए? हाँ, साइबर बुलिंग, उनके साथ बुलिंग होता है। बुलिंग का मतलब, बुलिंग का मतलब, हाँ, मतलब कि कोई बड़ा आदमी क्या करेगा, उसको परेशान करेगा ऑनलाइन, और वो डर के अपने क्योंकि माता पिता से छुप के तो सोशल मीडिया खोला वो, है ना। अब उस पर बुलिंग हो रहा है तो वो माता पिता को तो बोलने जाएगा नहीं। ब्लैकमेलिंग होता है बच्चों का। ग्रूमिंग होता है। ग्रूमिंग समझते हो? छोटे बच्चे को जो बड़े लोग ग्रूम करते हैं ताकि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर सके, उसको ग्रूमिंग बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक टेक्निकल वर्ड है CASM, चाइल्ड, नहीं CSM ही बोलते हैं ना, नहीं CSAM, माफ कीजिएगा मुझे, मैं हमेशा इसमें करना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसी में आता है ना। इन सब से बच्चे एक्सपोज होते हैं। तो पोर्नोग्राफी से कोई अगर 25 साल का लड़का या लड़की एक्सपोज हो रही है और कोई 15 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा एक्सपोज हो रहा है, आकाश जमीन का फर्क है। आपकी तार्किक क्षमता इतनी है कि आप उसको संभाल लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं संभाल, उनका मानसिक प्रभाव बड़ा मतलब गलत तरीके से पड़ता है। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बड़ा फेमस टेक्निकल वर्ड है, इससे बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। मान लो कोई बच्चा इंस्टाग्राम पे, और अभी सोशल मीडिया क्या कर रहा है कि आपका अटेंशन सीख करने के लिए जो सेमी न्यूड वीडियोस जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है, वो सब वीडियोस रील पे, फेसबुक पे खूब चलता है। एल्गोरिदम जो उसका एल्गोरिदम बबल बोलते हैं। हाँ, तो बच्चे कितना ज़्यादा इससे एक्सपोज होगा और उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे कम उम्र के बच्चे भी न्यूडिटी का शिकार हो रहे हैं, तो इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास, सारे एक तो भाई बाहर जाएगा नहीं खेलने, पहले था कि खेलता था तो माँ बाप डांटते थे, बोलते भाई बेटा जा बाहर खेल, क्या मोबाइल पे लगा हुआ है। दूसरा मानसिक जो तनाव, चिड़चिड़ापन, पढ़ने में मन नहीं लगना, और शॉर्ट वीडियोज या सोशल मीडिया के कारण अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। अब वो पढ़ाई नहीं कर सकता है क्योंकि उसको अटेंशन अब नहीं मिलेगा, नहीं अटेंशन का वो क्षमता कम हो गया, दे ही नहीं पा रहा है। इस कारण से उनका लर्निंग आउटकम भी गिर रहा है। ये सब चुनौतियां हैं। सरकार की मौजूदा नीति यहां पे सिर्फ उल्लेख कर देना है, जैसे पॉक्सो 2012, पॉक्सो एक्ट 2012, इसमें क्या बोला गया पॉक्सो एक्ट में कि जो भी CSM जो भी मटेरियल है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, उसका रिपोर्ट होता है तो तुरंत प्लेटफॉर्म को हटाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। या फिर IT एक्ट 2000, इसके तहत भी सेक्शन 67B में है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको क्रिमिनलाइज करने का प्रावधान है। डेटा पर्सनल DP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका बना 2023 में, इसमें भी जो माइनर के डेटा हैं, जो बच्चों के डेटा हैं, उसको अगर प्रोसेस करना है किसी को तो उसके पेरेंट्स से कंसेंट लेना पड़ेगा। और NCPCR का भी गाइडलाइन है कि ऑनलाइन कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स दिया है कि उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो ये सब नीति है, लेकिन इन नीतियों के संबंध में मुद्दे क्या हैं बताइए? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई प्रोटोकॉल तो दिया कि भाई आपको सही से
केवाईसी करना है बच्चों, नो योर कस्टमर, बच्चों का केवाईसी करना है कि वो सही प्लेटफॉर्म पे जा रहा है कि नहीं, एज लिख रहा है कि नहीं ठीक से। बच्चा लिखता है क्या? 18 साल से छोटा बच्चा नहीं जा सकता है, वो बच्चा जो 15 साल का वो 21 साल का एज बता देता है ना। तो देखते ही हो, तो इसका सही से पालन नहीं हो रहा है। और क्या प्रॉब्लम है, जो बच्चा साइबर बुलिंग, जो CSM मटेरियल से अब्यूज हो रहे हैं, वो अंडर रिपोर्टिंग है, अपने माँ बाप को जब नहीं बताते हैं, है ना, तो पुलिस को क्या बताएंगे। और माँ बाप को पता भी चलता है तो माँ बाप भी डर के, कलंक के, जो होता है कि कलंक है ये वो बाहर नहीं बोलता है, अंडर रिपोर्टिंग। उसके अलावा जो बच्चों में डिजिटल डिवाइड, भाई बच्चे ऐसे भी कम पढ़े लिखे हैं, अभी तो पढ़ाई चल ही रहा है उसका, वो भी पढ़ाई बर्बाद कर दिया डिजिटल इकोसिस्टम। तो डिजिटल डिवाइड, साक्षरता माँ बाप इस सब में कम है, तो इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल ले लो, होता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट जो दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, ये बॉर्डर नहीं देखता है। अब वो मटेरियल कहाँ से आ रहा है, मान लो पाकिस्तान से आ रहा है, तो भारत की पुलिस क्या करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर का जो प्रॉब्लम है कि भाई इन्फोर्समेंट नहीं पॉसिबल है। तो फिर क्या कर सकती है एनसीपीसीआर? एनसीपीसीआर आधार कार्ड, वो एक पर्सनल डेटा और चला गया, वाह तुम और दे रही हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें अब मॉडल यूज कीजिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मॉडल है, या फिर इसका मॉडल है आपका यूके का मॉडल। यूके का मॉडल कहता है कि जो बच्चों के संबंध में जो सेटिंग होगा, बाय डिफॉल्ट बहुत कड़े सेटिंग होंगे, बाय डिफॉल्ट, मतलब इस स्ट्रिक्ट सेटिंग, मतलब बच्चों से संबंधित डेटा 9 के बराबर ले सकता है सोशल मीडिया या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर वायलेशन होता है तो ऑस्ट्रेलिया मॉडल बड़ा फेमस है कि बहुत हेफ्टी फाइन, बहुत ज्यादा फाइन लगेगा। अगर उसके रेवेन्यू का 1% फाइन लगता है तो करोड़ों में चला जाएगा, है ना। तो 1% ऐसा फाइन है कि अगर आपको रिपोर्ट हुआ, आपने काम नहीं किया, तो 1% फाइन आपके रेवेन्यू का। तो यूके मॉडल, ऑस्ट्रेलिया मॉडल हम लोग अपना सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, जो डिजिटल लिटरेसी ड्राइव और ये सब तो ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट कर दे सकते हैं, है ना। जो इसके अलावा आपको ग्लोबल कॉरपोरेशन हो सकता है कि क्योंकि क्रॉस बॉर्डर है तो इंटरपोल इन सब के साथ कॉरपोरेशन करके, और जो दूसरे देश से बदमाशी कर रहा है उनको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यूरोपियन यूनियन का मॉडल या यूके मॉडल, ऑस्ट्रेलिया मॉडल, ये सब बड़ा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में अभी था कि 16 साल से नीचे बच्चों का सोशल मीडिया बैन है, और अगर बच्चा जाता है तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। भारत में दिक्कत क्या है, प्लेटफॉर्म की जवाबदेहिता हम लोग तय नहीं करते हैं, तो उसमें भी ये जवाबदेहिता तय कर सकता है ना। निष्कर्ष क्या देंगे बताइए? निष्कर्ष में आप देखिए, या तो इससे जो बच्चे, इसके संबंध में कोई आपस कोटेशन हो, जैसे कि अभी AI बेस्ड डिजिटल मीडिया जो आ गया, जिसमें AI का यूज हो रहा है, ये और बड़ा चुनौती आ गया है ना। तो इस संबंध में कोई कोटेशन हो, या फिर अगर आपने यहाँ पे मॉडल नहीं लिखा, यूके मॉडल और ऑस्ट्रेलिया, तो लास्ट में आप मॉडल भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है। कोई कोटेशन है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीनों क्वेश्चन हुआ। मैंने कितना टाइम लिया? हाँ, चलिए ठीक है, आप लोग रहे। बस एक होमवर्क मैं आप दे दूं जो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली। आपको सारे सवाल, इवन चारों पेपर, है ना, उसको सिलेबस के साथ मैपिंग करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? UPSC Mains demands more than just knowledge. It requires the art of presenting that knowledge clearly, concisely, and convincingly on paper. Without the right approach, even well-prepared content can fall short. You need structured guidance to overcome bottlenecks and translate your preparation into well-structured, impactful answers. Vision IS present a specially curated offline and online masterclasses for answer writing in Delhi.
It offers 5 focus sessions to build strong answer writing fundamentals, craft impactful introductions and conclusions, use examples, data and illustrations effectively, practice through live demonstrations, receive personalized feedback on evaluated assignments, learn proven strategies from UPSC toppers. Attend the free orientation on 18th August, with the classes starting from 19th August at 5 p.m. UPSC isn't cleared by just reading books, it's cleared by preparing for every stage with precision and timing. Many aspirants focus on prelims first, delay mains answer writing, and think about interview only after results. This fragmented approach costs success. Lakshya Integrated Mentoring Program 2026, starting 14th August 2025, eliminates these gaps with a single, end-to-end preparation system for prelims, mains, and interview. Lakshya ensures structured coverage of GS, CSAT, essay, and ethics, integrated answer writing practice and prelims testing, dedicated mentors for strategy, evaluation, and progress tracking, toppers and expert sessions to refine approach and execution, focused interview guidance and mock sessions to build personality and confidence for the final stage. Prepare the way toppers do. Integrated, strategic, and result-oriented with Lakshya 2026. Because UPSC success is never an accident. It's a well-executed plan. In UPSC CSE, current affairs isn't just important, it's the heartbeat of your preparation. But with news pouring in from every direction, multiple sources, and endless formats, it's easy to feel lost. The real challenge? Knowing what to study and what to skip. That's exactly why Vision IS brings you the monthly Current Affairs Revision Program 2026, starting 23rd August, 2 p.m. Across 60 comprehensive classes, available both offline and online, we decode the most relevant national and international news for you, drawing from trusted sources like The Hindu, Indian Express, Economic Times, PIB, Yojana, and more. With expert guidance, personalized mentoring, and rigorous MCQ plus mains-oriented assessments, you'll build a rock-solid grasp over current affairs, streamlining your preparation for prelims, mains, and the interview stage. A stronghold over current affairs isn't optional, it's your way to succeed in UPSC CSE. हाँ, जैसे मैंने मैपिंग कराया, अब ये सिलेबस के किस पार्ट से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, भाई क्वेश्चन पेपर तो मार्केट से ले लिए होगे या प्रिंट आउट लिए होगे, तो यहाँ पे सिलेबस, एक तो सब्जेक्ट लिखो कौन सा सब्जेक्ट है, और साथ में सिलेबस के किस पार्ट से पूछा गया है, मैपिंग करना है। इसी बहाने सिलेबस सीखोगे। एक बच्चा आज पूछने हमसे आया कि सर सिलेबस भूल जाते हैं बार बार, सिलेबस इतना बार देखा कमांड नहीं होता है। आपको मैं सच्चाई बता दूंगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, सिलेबस पे कमांड उस दिन होता है जिस दिन आपकी तैयारी खत्म होती है। आज भी मैं सिलेबस को डिकोड करता हूँ PYQ के साथ, तो हमेशा नया चीज सीखता हूँ, सच बता रहा हूँ। तो जब आपकी तैयारी खत्म होगी, इसका मतलब है आपको बार बार सिलेबस पे जाना है, PYQ पे जाना है। अब PYQ एनालिसिस, मेरे पास टाइम नहीं था, PYQ एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा ये सवाल क्यों पूछा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने से क्या मैं ये सवाल लिख पाऊंगा क्या। लोग बोलते हैं ना PYQ से है, PYQ से, क्यों? तो मालूम चलेगा कि आप 10 सवाल, 20 में से 10 सवाल डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।